सो हेलो एवरीवन, मैं राहुल चौधरी। नेक्स्ट पोर्शन जो अपना कंटिन्यूसली चल ही रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, उससे आगे के लिए लेके आया हूँ। ओरिजिनली आई थिंक इंट्रोडक्शंस टू थायराइड ग्लैंड अपन पढ़ चुके हैं, उससे आगे अपन चलेंगे। उससे आगे देखें तो अब आता है कि हाउ T3 एंड T4 हार्मोन जो हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, पहली बात कैसे बनते हैं, दूसरी बात उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूं कि कोई भी ऑर्गन होगा या तो उसके फंक्शन कम होंगे या बढ़ेंगे और उसी के आधार पर उसकी डिजीज होगी। सो अगर एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड हार्मोन बढ़ता है घटता है तो क्या होता है उसका अपन देखते हैं। ठीक है, सो आज के लिए अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि T3 और T4 हार्मोन बनता कैसे, क्या है ऐसा, क्या चीज ऐसी है जो इसे बनाती है। ठीक है, और किसके हेल्प से ये बनता है। तो ये चीज अपने को सबसे इंपॉर्टेंट आज देखनी है। सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी रहेगी फंक्शंस। आपको ध्यान रखना है, फंक्शन सारे अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि फंक्शंस के बगैर आप थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सिंपल चीजें तो मैंने बता दी, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी और उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड को आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट पे मूव करें। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं अपन। तो मैंने आप लोगों को थायराइड ग्लैंड के बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब चीजें क्या बताई थी, इसका इंट्रो मैंने बोल दिया था। ठीक है, कहां होती है क्या होती है वो मैंने बता दिया था। इसकी ग्रोथ एनाटॉमी मैंने बता दी थी। इसमें दो सेल्स होती है, फॉलिकुलर प्लस एक और कौन सी, एक और बताई थी पैराफॉलिकुलर। दोनों में आप क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, ये दोनों मैं आपके लिए क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कैसे ये जो थायराइड के जो T3 T4 हार्मोन है ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो ये यहां पर अपन देखेंगे कि हाउ T3 एंड T4 हार्मोन आर फॉर्मड, मतलब बनते कैसे हैं। यही चीज अपने को सीखनी है। तो ये चीजें अपन कर चुके हैं। इसी पे चला डायरेक्ट, इसी पे चलते हैं। सो मैंने आपको बताया कि टायरोसिन कंटेनिंग हार्मोन है ना। टायरोसिन कंटेनिंग हार्मोन इन द सेंस एक टायरोसिन है जो कि मैंने आपको टाइप ऑफ हार्मोन्स में क्लियर किया था कि T3 और T4 हार्मोन एज ए स्टेरॉइडल नेचर के भी हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि ये हार्मोन जो है टायरोसिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जो है उससे मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस के हार्मोन जो है उसमें बनने का टायरोसिन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो क्या टायरोसिन अकेला ही हार्मोन बना देता है? अगर टायरोसिन अकेला हार्मोन बना देता तो उसका नाम टायरोसिन ही रखा जाता। टायरोसिन जैसे किसी चीज के दो नाम हो सकते हैं, वैसे ही हो सकता है कि हार्मोन अलग हो जाता, अमीनो एसिड अलग हो जाता, तो कुछ तो होगा। तो इसे देखते हैं। एक होती चीज इसमें टायरोसिन, क्या टायरोसिन। ये टायरोसिन के साथ में एक चीज मिलती है जो इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिससे आपने देखा होगा कि घेंगा रोग के नाम सुना होगा आपने कि घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग में किस चीज का स्वेलोइंग होती है, मतलब कौन सी ऐसी जो चीज है शरीर में जो सूज जाती है। तो आपने देखा होगा गले में उनकी गठान हो जाती है घेंगा में। तो किसकी वजह से होती है, सबको पता है, नंबर की कमी से। इसका मतलब इसमें एक चीज आयोडीन, क्या आयोडीन, ये दोनों मिलके
ये दोनों मिलके जो फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एक चीज, तो ये एक ही सिंगल अणु है, ये भी सिंगल अणु है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन, ये पहला इसका अणु बना। अभी तक कंप्लीटली T3 T4 के फॉर्म में नहीं आया है, सिंगल फॉर्म में, इसको अपन लाते हैं। फिर ये मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है, प्लस आयोडीन का सेकेंड अणु, आयोडीन का सेकेंड अणु, जो कि आप जैसे कि इसको लेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक तो ये हो गया और दूसरा इसमें एक और जोड़ दो, तो मोनो के बाद क्या हो जाएगा, डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, डाई बन गया, डाई बन चुका। अब एक काम और करते हैं, डाई आयोडो टायरोसिन प्लस आयोडीन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन, जिसको आप T3 क्या नाम देते हैं, T3। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब अभी तक ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो अपन क्या करेंगे, एक तो ये और ऐसा एक अणु और ले लेते हैं, तो अपन ये बोल दें कि डाई आयोडो टायरोसिन प्लस डाई आयोडो टायरोसिन दो ले लिए, और इन दोनों को मिलाकर के जो हार्मोन बनता है कितना हो गया, डाइओडाई T4 हो गया, डाइओडाई T4, दैट मींस टेट्रा बोल सकते हो, टेट्रा बोलते हैं अभी, ठीक है, बोल दो, इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडो टायरोसिन। ठीक है, टेट्रा आयोडो टायरोसिन, दैट मींस T4। इस T4 का मतलब समझ रहे हैं, ये 4, ये इसमें T3 का मतलब समझ रहे हैं, ट्राई आयोडो। यही चीज T3 T4 हार्मोन कहलाती है। ये किस फॉर्म में था, इनएक्टिव, ये किस फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म में। दैट मींस ये जो हार्मोन है, यही हार्मोन ओरिजिनली काम करता है T4 हार्मोन, जिसे अपन बोलते हैं वो वाला। ठीक है, ये चीज कंप्लीटली इसका फॉर्म है, ये केमिकल फॉर्म है। दैट मींस समझ लेना कि केमिकल फॉर्म तो ये है, और परिभाषिक नाम थायरोक्सिन नाम सुना होगा, परिभाषिक नाम वो है थायरोक्सिन। ठीक है, लेकिन केमिकल फॉर्म में क्या है, ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन, दैट इज T3, और टेट्रा आयोडो टायरोसिन, दैट मींस T4। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कौन सा एक्टिव फॉर्म में है, कौन सा नॉन एक्टिव फॉर्म में है। ये दोनों एक समय के लिए आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। देखो, अधिकतर मैंने ये देखा है कि जब ये बनते हैं तो इस रूप में पाए जाते हैं, जब बनते हैं तो इस रूप में पाए जाते हैं, दैट मींस ये वाला एक्टिव फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब वर्किंग कंडीशन आती है, जब काम करने की बारी आती है, तब ये वाला एक्टिव फॉर्म में होता है और ये वाला इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आपने कहीं कोचिंग पे अगर पढ़ा है कि ऐसा होता है तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस तरीके से याद ना रखो तो इन चीजों को आप यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हो कि इन्हें अपन एक्टिव फॉर्म में नहीं रखें। ये डायरेक्टली आप याद रख लो कि T4 जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है या T3 एक्टिव फॉर्म में होता है। ये बेसिक है, अगर आपको समझना है तो। इससे पहले जो था वो कॉन्सेप्चुअल था, दैट मींस जब बनता है तब ये एक्टिव फॉर्म में होता है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये इनएक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है,
ये यहाँ पर ये बनने की प्रक्रिया कि T3 और ये जो T4 हार्मोन जो अपन बोलते हैं कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। मान लो किसी पेशेंट में, पेशेंट नहीं बोले, किसी पर्सन में इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, क्या T3 T4 बराबर बनेंगे? T3 T4 बराबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर T3 T4 बराबर नहीं बनेंगे तो बताओ ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अपनी जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम बढ़ जाएगा क्योंकि इसको सफिशिएंट मात्रा में बनाना है T3 T4 को, तो ये क्या कर देगी, अपना काम बढ़ा लेगी। जैसे आप देखो कि किसी चीज को करने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, अब उसका आपको अगर समय आपकी पेन सही नहीं चल रही है, मान लो अगर आपकी पेन सही नहीं चल रही तो वही 5 मिनट का काम 10 मिनट में चला जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आयोडीन कम है, पहले आयोडीन था तो नॉर्मल मात्रा में बनता था, लेकिन अब आयोडीन कम है तो ये सोच रही है कि मैं कोशिश करूं क्यों ना मैं ही बना लूं, तो ये क्या करती है कि बनाने की कोशिश करती है, और ये बनाने की कोशिश में ये बना नहीं पाती है, और जब बना नहीं पाती है तो दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है कि ये प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता, और जब बनेगा नहीं तो सिंपल बात है कि ग्लैंड को काम ज्यादा करना पड़ेगा, और जब ग्लैंड ज्यादा काम करती है तो ये अपने आकार या शरीर में वृद्धि कर लेती है। क्या कर लेती है? आकार या इसके शरीर में वृद्धि कर लेती है, और इसका शरीर इन द सेंस इसके साइज में, इसकी जो लंबाई लेंथ है उसमें जब ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं इश्यू तो होगा, और वो जो इश्यू होता है वो इश्यू क्या होता है कि वो गोइटर के रूप में बाहर निकलता है। क्या निकलता है? गोइटर के रूप में बाहर निकलता है, जिसे अपन गेंगा रोग की बात करते हैं, वो कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? जहां जिन क्षेत्रों में आयोडीन वाले नमक की मात्रा कम है। अब सबसे पहली बात, स्लम एरियाज, दैट मीन्स झोपड़ी वाले इलाके, बताओ वहां पर आयोडीन की मात्रा वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जिन लोगों के पास एक टाइम का खाना नहीं मिल सकता, वो लोग आयोडीन जैसा नमक, हाँ किसी के सोसाइटी वाला जो है वो चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नहीं आता, उसमें भी आता है, बट प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पाते। दूसरी चीज, जिन इलाकों में पहाड़ी क्षेत्र का मतलब जहां पर बर्फ पिघलती है और पहाड़ों से पानी नीचे उतरता है, उन क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा? आयोडीन। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी में भी आयोडीन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। वहां के नमक में भी पानी में जो है वो कम होती है, और जब कम होगी तो क्या होगा? आयोडीन की कमी, T3 T4 प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, और झींगा रोग की बात याद रखना कभी भी अचानक नहीं होता। इसको अपने दिमाग में रख लेना, एक बात को पहले से समझ लेना इसको कि लंबे समय से आयोडीन की कमी चली आ रही है तभी झींगा रोग होगा, अदरवाइज झींगा रोग नहीं होगा। ठीक है, सो ये बनने की प्रक्रिया हो चुकी है। अब बारी आती है इसके अपने फंक्शंस की। सो फंक्शंस पे चले उससे पहले थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या CHO की वैकेंसीज जो हैं वो अब पेंडिंग होगी या नहीं होगी, क्या उसका क्या जो आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आप लोग घबराएंगे, किसी भी चीज में घबराते नहीं है। 1 महीना मिलता है फॉर्म भरने के लिए, आप घबराएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले फॉर्म डाल देंगे पहले ही दिन तो आपको पहले नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। 10 दिन रुको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि साइड बंद हो जाती है, उसको वापस से भरवा जाएगा तो आपके ही पैसे डबल लगेंगे। तो आप घबराएंगे, जो भी चीज एक्सप्लेन होती है क्लियर होती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कहीं अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है, अब बोले बेझिझक बोले कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, अपन उस चीज को डबल समझेंगे। आप वीडियो को रिपीट करो, आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मिस कर दोगे जिसकी वजह से आपको वीडियो समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आप कभी जल्दी के चक्कर में वीडियो को स्पीड से करके देख रहे हैं तो भी दिक्कत आ सकती है ना? तो ये बात अपने दिमाग में एक बार क्लियर कर लें कि अपन प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी वैकेंसी ओपन होगी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप ऑटोमेटिकली भर लेना फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं
फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस। देखो T3 और जो T4 हार्मोन है, जो T3 और जो T4 हार्मोन है, ये हार्मोन जो है बेसिकली आपकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है, आयोडिक मेटाबॉलिक रेट है ना, समझ रहे? मेटाबॉलिक रेट जो कि आपको कोई भी काम करने के लिए 1 मिनट में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतनी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जिस शरीर को जितना काम करना पड़ता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो उस मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? T3 और T4। यही जो हार्मोन है यही कंट्रोल करते हैं आपके मेटाबॉलिक रेट। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। सो पहला फंक्शन कि इट कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, या फिर इसको बोल सकते हो बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, BMR। ठीक है, ये सिंपल, बहुत सिंपल है ना। सो अगर आप लोगों ने देख लिया कि यहां पर अगर ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब ये जब भी खाना खाओगे, जब भी आप खाना खाओगे तो ये क्या करेगी? T3 के T4 के लेवल को बढ़ाएगी। अब जब बढ़ाएगी तो बताओ, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो शरीर का तापमान जो है वो कम पड़ेगा या घटेगा? अगर आपके शरीर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो आपके शरीर का तापमान बढ़ता है या घटता है? अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे। तो इस मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ाता है, और जैसे ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है अपने शरीर का तापमान क्या होता है? इंक्रीज होता है। दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। तीसरी बात करें, अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजन डिमांड शरीर की बढ़ेगी कि घटेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। अब अगर मान लो ये ऑक्सीजन डिमांड प्रॉपर तरीके से हो पाएगी क्या? देखो, जब भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसी समय उसकी पूर्ति नहीं होती। कम से कम 2 या 3 मिनट लगते हैं अपने को सेटल डाउन होने में, 2 या 3-5 मिनट तक लगते हैं, है ना। जब 2-5 मिनट लगते हैं तो इन 2-5 मिनट में क्या होता है कि जब किडनी को ये ऑक्सीजन की प्रॉपर तरीके से मात्रा नहीं मिल पाती तो वहां पर एक सेल होती है इरिथ्रोसाइट्स के लिए, जो कि उसके इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती है। वो क्या करती है कि हमेशा जब भी शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, उन कंडीशन में क्या करती है कि वो सेल स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट सेल, है ना। ऑक्सीजन डिक्रीज, स्टिमुलेट सेल, और जब वो सेल स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है? इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती है, और ये जाता है बोन मैरो पे। कहां पर? बोन मैरो पे। और ये जो बोन मैरो है ये आरबीसी का फॉर्मेशन करने लग जाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करने लग जाता है। ठीक है, तो जब भी हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया इन द सेंस डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया देखो दो वर्ड है, डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, इन ब्लड, और हाइपोक्सिया डिक्रीज O2 इन टिश्यू। दोनों अलग अलग वर्ड है, थोड़ा आप ध्यान रखें, हाइपोक्सेमिया और हाइपोक्सिया। ठीक है, दोनों अलग अलग। तो कंडीशन है कि डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड भले यहां पर हो या भले यहां पर हो, ये यहां पर कम होगी तो ऑटोमेटिक यहां पर भी कम होगी, तो ये कंडीशन आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो अब दिमाग में ये बात भी आ रही है कि सर ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड
अपने शरीर में बढ़ जाती है या फिर ऑक्सीजन जो है शरीर में कम पड़ जाता है। डिमांड बढ़ती है लेकिन ऑक्सीजन कम पड़ता है, समझ रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूर्वक है। दैट मीन्स कि अगर शरीर में कमी पड़ी है तो शरीर क्या करेगा, उसको कोशिश करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, समझ रहे ना? वही चीजें तो ये कब बढ़ती है? तो देखो हाई एल्टीट्यूड लेवल, दैट मीन्स ऊंची पहाड़ों पे आपको कभी महसूस किया हो कि ज्यादा ऊपर चढ़ने पर आपको सांस फूलती है, तो बिल्कुल उस समय ज्यादा ऊपर की बोला है, सीढ़ियां की नहीं बोला। सीढ़ियों पे तो सांस कब फूलती है, जब आप पावर वेट हो या फिर आपको चढ़ने में दिक्कत आती है तब, ठीक है? दूसरी कंडीशन, कभी आप ज्यादा काम कर रहे हो या आपको रनिंग करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि जब रनिंग करते हैं तो आपका ब्लड फ्रेश रहता है, फ्रेश इन द सेंस दैट मींस आरबीसी, और तब ऑक्सीजन की डिमांड शरीर में बढ़ती है और उसी की वजह से क्या होता है, आरबीसी बढ़ता है। और जब आरबीसी बढ़ता है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल पाती है, ठीक है? तो यही कारण है। सो तीसरा कारण क्या हो गया, इंक्रीज erythropoietin level, so increase RBC formation, ठीक है? अब देखो एक बात और समझना, जब ये बढ़ता है तब ये बढ़ता है और जब ये बढ़ता है तब ये बढ़ता है। दैट मीन्स अगर आपके शरीर में बॉडी के टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो भी आपके शरीर में क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज O2, और उसकी वजह से ये बढ़ जाता है और फिर ये आपके आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया फिर से चलने लग जाती है। तो दो प्रकरण आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और आई होप मैंने इतना अच्छे से क्लियर किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सो ये तो बात हो गई बेसिक फंक्शंस की। क्या है? बेसिक फंक्शंस की। अब बात करते हैं थोड़ा डीप वाले लेवल की, ठीक है? इन्हीं से अपन कोरिलेट करेंगे। आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, अच्छे से समझने के लिए अच्छे से माइंड को फ्रेश कर लें। माइंड को कैसे फ्रेश किया जाता है, वीडियो ऑफ करके नहीं, है ना? ये बात दिमाग में रखें, पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? 3 फंक्शन तो अपने क्या पढ़ लिया, बेसिक्स। अब पढ़ते हैं जो अपन खाना खाते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, उन कंटेंट के ऊपर T3 और T4 हार्मोन का क्या फर्क पड़ता है। और वो जो कंटेंट्स हैं सबको पता है, पहला कंटेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और तीसरा फैट। तीनों कंटेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला, आप लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी कि प्रोटीन, अब देखो मान लो किसी पेशेंट का T3 T4 लेवल नॉर्मल है तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बढ़ाएगा तो शरीर को डिमांड हर चीज की ज्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। यहां पर ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मीन्स ये जितने भी अमाइनो एसिड्स इन्होंने जीआईटी से जो एब्सॉर्ब किए हैं, प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है, अमाइनो एसिड्स। और जब भी प्रोटीन अपन खाते हैं वो प्रोटीन फॉर्म में जाता है, लेकिन यहाँ पर टूटता है, कहाँ पर, आपके स्टमक या आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में वो टूटता है और वो छोटे से छोटे फॉर्म, दैट मींस अमाइनो एसिड्स, किसमें, अमाइनो एसिड्स में टूट के, और उसके बाद क्या होता है, वो अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होता है। और जब एब्जॉर्ब होता है तो वो क्या होता है कि ब्लड में अमाइनो एसिड फॉर्म में जाएगा। तो वहां पर जाने के बाद ये T3 T4 क्या करता है, उन अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है। समझ गए? ठीक है? अब बारी आती है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो क्या शरीर के ग्रोथ में हेल्पफुल है? बिल्कुल। जब प्रोटीन बढ़ेगा तो क्या मसल्स या बॉडी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? जो बॉडी ग्रोथ है वो होगी कि नहीं होगी? इंक्रीज। अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ भी करेगा। ठीक है, ये इसके फंक्शंस किस पे हो गए,
प्रोटीन पे। दैट मीन्स प्रोटीन के फंक्शंस ओरिजिनली प्रोटीन सिंथेसिस और मसल्स बॉडी ग्रोथ इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट से बात करें, कार्बोहाइड्रेट की 3 प्रक्रियाओं को जानेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं सिंपल बात, दैट इज फैट के बारे में। फैट इन द सेंस लिपिड, क्या है, लिपिड, ठीक है। लिपिड इन द सेंस घी, समझ रहे हैं ना, अपनी भाषा में बोले तो ये चीजें। अब ये तीनों चीजें आपको पता है कि मोटा बनाती है आदमी को, लेकिन जब तक आदमी के पास T3 T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से है, दैट मीन्स ये क्या करती है, फैट का ब्रेक डाउन करती है। अब आप समझना, ब्रेक डाउन करती है। फैट ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि कभी भी फैट को तोड़ती है, लेकिन कहां तोड़ती है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली बात कि जब भी अपने शरीर में फैट लिपिड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, कहां से, जीआईटी से, जीआईटी से, ठीक है। जीआईटी से जब भी एब्जॉर्ब होते हैं तो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आते हैं। अब जहां पर ब्लड में काम होती है, ये कि ब्लड में काम है क्या, नहीं है, तो ये कहां जाते हैं, टिश्यू के पास में। कहां पर, टिश्यू के पास में। और जब टिश्यू के पास में जाते हैं तो ये टिश्यू के पास में जाके क्या करते हैं, उसमें जम जाते हैं। दैट मीन्स वहां पर स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद अब वो किसी पर्सन में, मान लो कहते हैं ना कि घी खाने से मोटे होते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो दैट इज रीजन बिहाइंड दैट वन, कि वो जाके कहां जम जाता है, टिश्यू। और जब टिश्यू में जमेगा तो टिश्यू में मोटापन आएगा, तो वही टिश्यू में जो जाके जमा हुआ फैट है, वहां से क्या करता है कि T3 T4 हार्मोन फैट का ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। एक काम और इसका है, T3 T4 हार्मोन इसी फैट के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल उसको क्या करता है, शरीर में उसकी मात्रा भी क्या करता है, कम करता है, कोलेस्ट्रॉल। एक और क्या है, इसको नोट कर लेना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है शरीर में, ठीक है। फैट को ब्रेक डाउन करता है और क्या सिंथेसिस करता है, ये समझ में आ ही गया होगा। फैट की सबसे छोटी इकाई मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड बढ़ाता है किसमें, ब्लड में, ब्लड में फैटी एसिड का लेवल बढ़ाता है। यहां से दिमाग रखना, जब भी पेशेंट में T3 T4 बढ़ेगा, फैटी एसिड का लेवल भी बढ़ेगा। इन केस ऑफ अगर ये इंक्रीज हुआ, इस बात को समझना, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बढ़ाता है तो यही कर देगा, ऐसा नहीं बोल रहा। जब इसमें डिसऑर्डर पैदा होगा, दैट मींस जितना चाहिए उतने से ज्यादा जब पैदा होगा क्या, आपका T3 T4, तब क्या दिक्कत आएगी, तब ये दिक्कत आएगी, फैटी एसिड भी ज्यादा होंगे। और जब फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कीटो एसिडोसिस। क्या होगा, कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। समझना इस बात को, फैटी एसिड्स बनेंगे, फैटी एसिड शरीर में जब बढ़ेंगे तो कीटो एसिडोसिस करेंगे, ठीक है। अभी ये यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है। फैट का ब्रेक डाउन करता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या करता है, बढ़ाता है। सो ये फंक्शंस आपके किसके हो गए, आपके फैट के हो गए, ठीक है। अब बारी बात आती है इसकी, आपके किसकी बारी आती है, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज CHO। CHO इन द सेंस आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु, जिसकी वजह से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके एनर्जी सोर्स है ना। इसका मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं होता है, इसका मतलब दैट मींस कार्बोहाइड्रेट। तो अपन जो लोग भी CHO है ना, उनको कम्युनिटी का पिलर बोला जाता है, हेल्थ पिलर। जो मजबूत पिलर होता है वो क्या है, CHO है। तो इसका मतलब कि ये भी CHO
और वो भी CHO, दोनों काम क्या है, एक ही करना है, एनर्जी टू दी हेल्थ सिस्टम और एनर्जी टू दी बॉडी। दैट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज द पिलर ऑफ जो रूरल हेल्थ मिशन है उसका पिलर है। और जो ये CHO है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी का पिलर है। दैट मीन्स समझ गए ना CHO की औकात कितनी है, वो आप यहां समझ जाओ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा बॉडी का। दैट मीन्स अगर CHO भी नहीं होगा तो हेल्थ सिस्टम का भी काम नहीं चलेगा। एज जस्ट जोक के रूप में लेना इस बात को, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करता है कि इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अणु टूटता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और जब ग्लूकोज का लेवल शरीर में बढ़ता है दैट मींस क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है। हाइपरग्लाइसीमिया करता है। हाइपरग्लाइसीमिया इन द सेंस नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करता है, एज यूजुअल कहीं कब दिक्कत आती है तब हाइपरग्लाइसीमिया करता है। कैसे करता है, बात यहां पर इंपॉर्टेंट लगती है कि ऐसी क्या प्रक्रिया है कि भाई कि ये क्या कर देता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो देखो 3 पॉइंट बनते हैं यहां पर, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, इट एब्सॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम GIT, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये यहां पर से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। दूसरी बात, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। तो ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है इसका मतलब यहां पर देखना, इस वर्ड को तोड़ना सीखना। लाइसिस का मतलब तोड़ना, लाइसिस का मतलब तोड़ना। देखो ये वर्ड यहां पर बहुत आएंगे। ग्लाइकोजिनो का मतलब ग्लाइकोजन, इसका मतलब ये जो ग्लाइकोजन है, ऐसे ग्लाइकोजन को क्या करता है, तोड़ता है। सो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ये इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो उसकी वजह से भी शुगर का लेवल बढ़ रहा है। दैट मींस ग्लूकोज यहां पे भी बढ़ा, यहां से भी ग्लूकोज बढ़ रहा है, यहां से भी बढ़ रहा है। एक और लिखा हुआ है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस, है ना। इस वर्ड को भी तोड़ो, इस वर्ड को भी तोड़ेंगे तो ये जेनेसिस को अलग कर दो, इस ग्लाइको को अलग कर दो और इस नियो को अलग कर दो। तो जब बात आती है ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, मैंने ग्लाइकोजन नहीं बोला है, केवल ग्लाइको बोला है। और जब ग्लाइको की बात होगी तो ग्लूकोज। नियो का मतलब नया और जेनेसिस का मतलब बनाना। अब नया कैसे बनाएगा, इसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेगा जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है। नॉन कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस कुछ फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है, या फिर कुछ प्रोटीन्स हो गए, उनसे भी, या क्रेब्स साइकिल हो गई, ठीक है। तो ऐसी जगहों से कहीं ना कहीं से ये तोड़ मरोड़ के क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो उसको बोलते हैं फ्रॉम इंक्रीज, पहले से लिखेंगे इंक्रीज ग्लूकोज लेवल बाय, या यूं लिख लो, बाय में लिखाते हैं, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, ठीक है, वहां से लेवल को बढ़ा देता है। सो ये आपके तीनों पे फंक्शन हो चुके हैं, बहुत इजी तरीके के हैं, ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। एक छोटी सी कविता है वो आपको सुनाते हैं, शायद आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। अच्छा, क्योंकि सिंपल तरीके से आपको समझाया है, वैसे तो कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी, या फिर अपन जिस देश के रहने वाले हैं उस देश के बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी कविता लिखी है। तो वैसे मनोज कुमार जी की है,
लेकिन उसे अच्छी लगी है मेरे को, इसलिए उसे आपको भी सुनाते हैं। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं मनोज कुमार जी देशवासियों के लिए कि हम भारतवासी हैं या हम इंडियन हैं, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की शौर्य गाथा है, यहाँ की जो पुराना कल्चर है, वहां से लेकर अभी तक जो अपनों ने वैक्सीन का निर्माण किया है कोविशील्ड का, बहुत बायोटेक के थ्रू बहुत प्रचुर मात्रा में जिसे अपन बोलते हैं वो अपनों ने ही किया है, और अधिकतर देशों में कोविशील्ड ही लगी है। भले उसकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत 78% के आसपास हो, बट कम से कम सभी जगह पहुंचाने का काम इंडिया ने किया। तो यहां तक की कहानी उन्होंने बहुत कम छोटे शब्दों में उन्होंने कहनी चाहिए। तो आप सुनना कि देखो देखो हमारी ओर पहचानो हमें, देखो हमारी ओर पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरा से धारा निकाल दिया करते थे, और हम वही हैं जो छोटी उंगली पर भी गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम वही हैं जो बिना चक्रव्यूह में निकलने की विद्या लिए बगैर चक्रव्यूह में चले गए, और हम वही हैं जिसके फेंके हुए पत्थर भी पानी पे तैर गए। समझना कि हम वही हैं जिसके पत्थर भी पानी पे तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। समझना, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने ही दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाया और हमने ही संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। अगर लाइन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? कि हम ही ने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाई और हम ही ने संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। ठीक है? उसके बाद 2 लाइन और आती है, बहुत प्यारी लाइनें हैं। यहां से भी लाइक सब्सक्राइब बनता है तो आप जरूर करेंगे, आई होप। कि हम जाबाज हैं, क्या है? हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों के खेले हैं और बिजलियों के पाले हैं। कि हम जाबाज हैं, जियाले हैं, हम आंधियों के खेले हैं और हम ही बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, हम इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। ठीक है? तो ये एक छोटी सी देशभक्ति की कहानी थी जो मनोज कुमार जी ने एक छोटी सी लाइन में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ से लेकर अभी तक, यही बोल सकते हैं कि जब से अपनी जो संस्कृति है भगवान के जन्म से लेकर के अभी तक की सारी कहानी उन्होंने छोटे से अक्षरों में समझा दी। तो आई होप कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक है? सो नेक्स्ट बात आती है और भी फंक्शंस की। अपन फंक्शंस देख चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दैट मीन्स BMR इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है? टेम्परेचर इंक्रीज, BMR इंक्रीज, RBC फॉर्मेशन इंक्रीज, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज, फैट ब्रेकडाउन इंक्रीज, और ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीज।
ये अपन पढ़ चुके हैं। कैसे हुआ वो सारी प्रक्रिया भी मैंने आपको समझा दी। अब बारी आती है कुछ और सिस्टम्स की, जिनको अपन सिंपल वे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, पहला, सबसे पहले एक एक सिस्टम को लेते हैं। सिस्टम इन द सेंस बॉडी के हर एक सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है, हर कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसका काम भी बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पूरे शरीर के सिस्टम, सारे सिस्टम पे अफेक्ट डालती है। तो अपन एक एक सिस्टम को लेते चलते हैं और क्लियर करते हैं। पहला सीवीएस, दैट इज, आप इसको बोले कार्डियोवास्कुलर बोलो, है ना। तो क्या करती है, देखो, जितनी भी हार्ट की जो मसल्स है उनको एनर्जी फ्रॉम दी फैट मिलती है, दैट मीन्स फैट से उनको एनर्जी मिलती है। तो अब यहां पर बात समझने की बात ये आती है कि ये फैट पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, फैट को तोड़ रहा है, फैट ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहा है। दैट मीन्स ये इसके लिए एनर्जी ज्यादा बनाएगा, तो ये काम कम करेगी कि ज्यादा करेगी, समझ गए। सो इसका मतलब इट इंक्रीज contractility of the myocardial muscles, ठीक है। जब मायोकार्डियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड जो है वो शरीर में ज्यादा फैलेगा, और जब शरीर में ज्यादा फैलेगा तो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा, और जब आर्टरीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो बताओ शरीर में बीपी की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। दो चीजें हो गई, सिंपल है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, ठीक है, और साथ में आपकी बीपी को बढ़ा रहा है। ये इतना बहुत है। बताओ, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा, बीपी बढ़ा रहा, बीपी कैसे बढ़ रही है आपको समझ में आ ही गया होगा कि आउटपुट बढ़ा देगा ये, ठीक है, आउटपुट बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरा देखें, दूसरा फंक्शन देखें तो सीवीएस हो गया, सीएनएस की बात कर लेते हैं। सीवीएस के बाद सीएनएस, दैट इज, पता पड़ गया होगा से, ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो या ब्रेन बोल दो। तो देखो ये क्या करता है कि जब बच्चा होता है, सभी बोलते हैं 5 साल तक क्या होता है, बच्चे के ब्रेन का ग्रोथ होती है। तो जो मैंने नाम लिया टायरोसिन, ये टायरोसिन क्या है, एक इंपॉर्टेंट और इसेंशियल अमीनो एसिड्स है बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ के लिए। बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल इन द सेंस, ये क्लासिफिकेशन वाला इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल इन द सेंस इंपॉर्टेंट बोलो इसको, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, IMP, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन चिल्ड्रन। दैट मीन्स ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों में ये टायरोसिन इसका क्या करता है, हेल्पफुल है। दैट मीन्स T3 और T4 हार्मोन हेल्पफुल इन ब्रेन ग्रोथ, ठीक है, ब्रेन ग्रोथ लिखो या फिर। और जो अडल्ट है, बताओ, अडल्ट में बीपी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो आदमी का कॉन्शियसनेस लेवल क्या होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज अटेंशन बोल सकते हो या कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, कॉन्शियसनेस को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। CNS चिल्ड्रन में T3 T4 हेल्पफुल फॉर द ब्रेन ग्रोथ, और अडल्ट में अटेंशन फॉर कॉन्शियसनेस को ये करता है। सिंपल है, ठीक। तो नेक्स्ट CNS हो गया, CVS हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके जो फंक्शन बता रहा हूं ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही काम आएंगे आपकी इसमें डिजीज पोर्शन में, जहां पर अपन डिजीज के बारे में जानेंगे तब,
तीसरा फंक्शन ले रेस्पिरेटरी पे, जबकि मैं आपको बता चुका हूं इसका, तो फिर भी ले लो इसको एक बार। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको ये बोला है कि बीएमआर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती है। अब बताओ डिमांड बढ़ेगी तो शरीर ऑक्सीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा लंग्स को कि आप ज्यादा एक्सहेल करो या ज्यादा इनहेल करो। दैट मींस रेस्पिरेशन की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होती है तो कभी भी ये ध्यान रखना कि जब भी रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होती है, इन द सेंस कि जो आपका जो गैप है ऑक्सीजन लेने का और छोड़ने का वो कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी और ज्यादा होती है। साथ ही साथ में CO2 का लेवल शरीर में बढ़ने लगता है, और वही कंडीशन हाइपोक्सिया होती है। और उतने लेवल तक तो नहीं जाता कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड उस लेवल को क्या अपन बोलने लग जाए उसको कि हाइपरकैपनिया, ऐसी कंडीशन तक तो नहीं जाता, लेकिन वो कंडीशन आ जाती है कि ये जो है इरिथ्रोपोइटिन को, उस सेल को स्टिमुलेट करवाता है और वहां से इरिथ्रोपोइटिन को क्या कर देता है, रिलीज करवा देता है। समझ गए? सो रेस्पिरेशन रेट विल बी इंक्रीज, ठीक है। जीआईटी की बात कर लेते हैं। जीआईटी में दो ही चीजों को लेकर बात होती है, सबको पता है कि जीआईटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन इन द सेंस कि जितना भी सिक्रीशन जीआईटी सिस्टम है, दैट इज म्यूकस। माउथ से बात करते हैं तो सलाइवा, इसके एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो जो ग्लैंड्स है वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर अंदर की तरफ चलते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस, यहां पर बारी आएगी तो एचसीएल की बात आ जाएगी। नीचे चलेंगे तो जीआईटी के सिक्रीशन, दैट मींस इंटेस्टाइनल सिक्रीशन की बात आ जाएगी। तो जब भी जीआईटी की बात होती है इंपॉर्टेंस आती है सिक्रीशन। तो ये क्या करता है, इसके सारे सिक्रीशन क्या करा देता है, जीआईटी के जितने भी सिक्रीशन है वो क्या बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी जीआईटी के सिक्रीशन इंक्रीज होते हैं तो जो कंटेंट है जीआईटी ट्रैक्ट में वो क्या होता है, पतला। दैट मींस थिन जीआईटी कंटेंट, कंटेंट इन द सेंस जो आपने खाया और जो बचा हुआ है वो वेस्ट क्या हो गया, थीन हो गया। अब ये थीन हो गया तो ऑब्वियस बात है कि ये टिकेगा तो है नहीं, और जब टिकेगा नहीं तो ये रेगुलर मात्रा में पास हो, और जब रेगुलर मात्रा में पास करना है तो जीआईटी के जो मूवमेंट्स हैं, जीआईटी के जो मूवमेंट्स है जिन्हें अपन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, जीआईटी मूवमेंट्स, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं इनको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये क्या होता है, ये इसके मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज जब करता है तो बताओ उसको दस्त लगेगी, दस्त लगेगी, दस्त लगेगी तो बताओ वे किसी में T3T4 हद से ज्यादा बढ़ गए तो उसको दस्त लगी ही रहेगी। और जब दस्त लगी रहेगी तो बताओ क्या दिक्कतें आएंगी, उस पेशेंट का वजन नहीं बढ़ पाएगा, उसे कमजोरी फील होगी, हमेशा उसकी प्रॉब्लम रहेगी कहां पर, जीआई सिस्टम से रिलेटेड, कि मेरे को दिन में 5 बार लेना पड़ता है डॉक्टर साहब, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है सालों से, मैं खाती बहुत हूं लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा। तो मेरा उनको एक ही सजेशन है कि या तो उनको वो बीमारी हो सकती है महिलाओं वाली कि कहीं मैं मोटी नहीं हो जाऊं, एक, या फिर दूसरी वो बीमारी को पड़ेंगे अपन, लेकिन कहां, साइकेट्रिक में। दूसरी क्या कि उनको हो सकता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो, और लड़कियों में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो नमक इस चक्कर में नहीं खाती कि शरीर में पानी बढ़ जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी। बात पे गौर कर लिया करना, है ना। तो ये यहाँ पर जब भी जीआईटी के मूवमेंट बढ़ेंगे तो उसको दस्त लगेगी, दस्त इन द सेंस डायरिया होगा, एट मींस उसका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट इसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेट, आप ऐसा नहीं समझें कि मैंने आपको ये बोला है कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है इसका मतलब हेल्थी बनाएंगे तो आदमी का वजन बढ़ेगा। यहां पर भी गौर कर लेना कि जीआईटी का मूवमेंट बढ़ेगा तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी जल्दी बाहर निकालेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये पेशेंट के वेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ गए? ठीक है।
सो ये भी हो गया जीआईटी वाला पोर्शन, जीआईटी हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो चुका है, सीएनएस कंप्लीट हो चुका है, सीवीएस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सिस्टम की बारी आती है स्केलेटल की। तो ये क्या करता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है, दैट मींस आपकी जो मसल्स होती है, दैट ये जो स्केलेटल मसल्स इन द सेंस बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है, और जो मसल्स के साथ साथ में आपकी जो बोन होती है उनको क्या करता है, मजबूत करता है। अब मजबूत करने का मतलब ये नहीं होता क्या कि आपके हार्मोन ज्यादा बढ़ गए तो ये अच्छे से काम करेगा। देखो ज्यादा हार्मोन भी दिक्कतदायक होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, मसल्स के है ना, उसके बाद स्केलेटल की बात कर लेते हैं। स्केलेटल तो ये बोन को तो क्या देता है, मजबूती, दैट इज स्ट्रॉन्ग। सिंपल याद रखना है इसको, तो ज्यादा ये नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो सीधी सी बात है कि आपका बोन भी स्ट्रॉन्ग होगी। एक काम ये स्केलेटल मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, हर जगह कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ही होगा। बात आती है स्लीप की, नींद की बात करते हैं कि इस हार्मोन का नींद पे क्या असर पड़ता है। मैंने आपको बोला कि बीएमआर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर की वजह से आदमी का कॉन्शियसनेस और अटेंशन बढ़ता है। सीएनएस सिस्टम की बात करें कि कॉन्शियसनेस और टेंशन बढ़ता है, तो बताओ जिस पेशेंट का कॉन्शियसनेस और अटेंशन बढ़ेगा उस पेशेंट को नींद आएगी क्या, नहीं आएगी। तो ये करता है डिक्रीज द स्लीप, स्लीप को क्या करता है, डिक्रीज। अब बता दो किसी पेशेंट को T3 T4 लेवल बढ़ गया, उसको नींद आएगी क्या, कभी नहीं आएगा। वो तो जागते रहो वाला काम हो जाएगा उसके लिए, तो उसके लिए तो मजे का काम हो जाएगा, जागते रहो। T3 T4 लेवल बढ़ गया। किसी में थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो आप समझ जाना है कि उसको रात को नींद नहीं आती, वो ये बोलेगा। किसी को पसीना ज्यादा आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, पर्सपिरेशन होता है, पर्सपिरेशन इन द सेंस हथेलियों में पानी और अपनी ही धड़कन खुद को सुनाई देना, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम्स ऑफ इसके T3 T4 लेवल बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल में नहीं होता है। सो हार्मोन का चेकअप जरूरी है, T3 T4 इसीलिए प्रेगनेंसी में कराया जाता है। अब एक बात और समझना, बॉडी वेट पे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, सिंपल अलग से लिख लो। बॉडी वेट बताओ, बढ़ाएगा घटाएगा, बॉडी वेट बढ़ाएगा घटाएगा, डिक्रीज करेगा। आप लोग कुछ भी कमेंट्स करते हैं ना तो मेरे को यहाँ दिखते हैं, तो आप सिंपल तरीके से या तो प्रॉपर तरीके से लिख लिया करें कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता क्या आप बोलना क्या चाहते हैं। या तो पूरा लिखो कि सर स्लीप कैसे कम करेगा, तो मैंने आपको बताया ना कि जब अटेंशन लेवल बढ़ाता है, जब भी पेशेंट का अटेंशन लेवल बढ़ता है, दैट मींस अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हो और अच्छे से मन लगा हुआ है पढ़ाई में, तो क्या आपको उस समय नींद आती है? वो तो बोरिंग सब्जेक्ट की बात अलग होती है, और सब्जेक्ट कभी भी बोरिंग नहीं होता, डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में। गणित लेके बैठोगे कभी नींद आती नहीं आती, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और हिंदी लेके बैठ जाओगे नींद आती है। तो वो इसका मतलब ये नहीं वो थायराइड के लेवल को बढ़ा के डालेंगे, इसका ये नहीं मतलब, समझ ना, अपने इंटरेस्ट पे भी कुछ चीजें होती है। सो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर किसी में बढ़ जाएगा तो ये स्लीप उसकी डिक्रीज हो जाएगी। अभी नॉर्मल बात है तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल स्लीप रखता है, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर इसे बढ़ गया तो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसका ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीज करना है। ठीक है, बॉडी वेट की बात करें तो कहीं कहीं ये बॉडी वेट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और सेक्सुअल फंक्शन की बात करें तो ज्यादा कोई इफेक्ट आता नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे इफेक्ट्स आते हैं, तो वो कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ज्यादा सेक्सुअल पे भी नहीं जाएंगे, अब एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनना। आज के लिए फंक्शंस हो जाएंगे तो बहुत है, अपने आपको नेक्स्ट क्लास में इसके डिसऑर्डर पढ़ा देंगे,
लेकिन अब कंसंट्रेट होकर सुनना कि जब इतना कुछ हो रहा है तो जब गर्भवती महिला रहेगी, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। नोट्स के लिए आपको मेरे को मैसेज करना पड़ेगा 7987481337 पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो अवेलेबल हो जाएंगे। मैं तो वैसे भी फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये कोई देखो सबसे बड़ी बात है कि फ्री सर्विसेज है, इसमें मैं किसी से कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ और ना ही मेरे को कोई मिलता है कुछ। बस जनरली ये मैं अपना 2 घंटा अपने माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए ये कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट 2 घंटे में अपने निकालूं और जस्ट उसको नर्सिंग वालों को दूं, बस इतना कुछ। इससे ज्यादा मेरे कोई इसका मोटो नहीं है कि मेरे को इससे पैसे कमाने हैं या करना है, कुछ भी नहीं, है ना। आप लोगों के लिए बस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाना है, दैट मीन्स अवेलेबल करवाना, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरी जॉब है, ठीक है, मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन है, साथ में आप लोगों का देखना है और साथ में मेरे को 9 से 5 जॉब करनी पड़ती है। तो आप लोग सोच लीजिए कि मैं 2 घंटे कब निकालता हूँ। प्रिपरेशन आप लोगों की इंपॉर्टेंस है कि आप लोग इसको पढ़े या नहीं पढ़े। मेरी तरफ से आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस बोला है, दैट मींस कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस आपको अवेलेबल रहेगा, वो भी अच्छे से प्रिपेयर किया हो, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से क्लियर कराया हो, ठीक है, ठीक है। सो इसे एक सोशल सर्विस समझ लो या कुछ भी समझो, ठीक है। आने वाले टाइम पे अच्छे से अगर आप पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और सीएचओ की जब भी वैकेंसी आएगी, मैं आपको सीएचओ के लिए स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपको कम्युनिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका हर एक क्वेश्चन उसके क्वेश्चन करवाऊंगा पहले। जब भी एग्जाम आएगी तो उससे 1 महीने पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, वो क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करूंगा या फिर मैं एक ओपी से मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो वो तो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से वैसे जिस सब्जेक्ट का नंबर आएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के बारे में। इसको ले चलते हैं प्रेगनेंसी। कब ले चलते हैं प्रेगनेंसी कि किसी पेशेंट को अगर थायराइड, जैसे मान लो नॉर्मल थायराइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो अधिकतर दिक्कत आती है थायराइड की, उसमें बढ़ा हुआ थायराइड मिलता है या फिर कमी मिलती है, 2 ही चीजें हो सकती है। तो दोनों ही चीजें मां के लिए हानिकारक होती है। एबॉर्शन करवाने के ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी का रोल होता है। कैसे होता है समझना। किसी मां का थायराइड बढ़ा हुआ है, क्या हुआ, 2 कंडीशन में उन्होंने ली ना, दोनों कंडीशन अपन लेंगे, एक में घटा हुआ, एक में बढ़ा हुआ। अपन पहले बात कर लेते हैं बढ़े हुए की। किसी मां का अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो बताओ उस मां के लिए बीपी की अमाउंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब उसकी बीपी बढ़ेगी तो क्या उसके शरीर को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो बताओ उसमें भले ही आरबीसी का अमाउंट बढ़ा हो, लेकिन उसकी ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ी हुई मिलेगी और उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी तो बताओ किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, उसका सडन गलन स्टार्ट हो जाता है। तो जो मां के वूम्ब की बात कर लेते हैं। अब ये मां का वूम्ब अपने बना लिया, यहां पर जो प्लेसेंटा अटैच है, ये प्लेसेंटा क्या होगा, यहां से धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब ये यहां से हटेगा तो ये एक तरीके से यहां से एक्सपेल आउट हो जाएगा और इसी से बच्चा जुड़ा हुआ है, ये अंदर बच्चा जुड़ा हुआ है। तो बच्चे को मिलने वाला ब्लड ऑक्सीजन कुछ भी नहीं मिलेगा तो बच्चे की डेथ भी हो जाएगी और ये यहां से प्लेसेंटा भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एबॉर्शन, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, इंक्रीज T3 T4, दैट मींस थायराइड की वजह से। ये बाय 6 किसी में डिक्रीज हुआ, किसी में डिक्रीज हुआ तो क्या होगा बताओ। पेशेंट की बीपी कम, जब बीपी कम होगी तो बीपी कम होगी तो ब्लड वेसल्स फेल जाएगी,
क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल्स आपकी फैल जाएगी और खून जिस स्तर से जा रहा था, जिस रफ्तार से जा रहा था, उस रफ्तार से नहीं जाएगा। ब्लड की जो रफ्तार, दैट इज स्पीड, वो क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, ज्यादा अमाउंट में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेसल्स डायलेट है, लेकिन क्या स्पीड वो रहेगी, नहीं रहेगी। तो जब स्पीड नहीं रहेगी तो रिटर्न भी कम होगा। जब रिटर्न भी कम होगा और जब रिटर्न कम होगा तो बताओ वापस उधर से जो आ रहा है ब्लड, एक साइकिल कंप्लीट होती है कि ये हार्ट है तो इधर से ऐसे निकलेगा, फिर यहां से होकर यहां पे जा रहेगा। तो ये यहां से तो मान लो इसकी वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई, तो ये तो यहाँ पे अपने को पता है पड़ा है कि बीपी को कमजोर करता है। तो अब किसी पेशेंट की अगर बीपी कमजोर हो गई, उसकी ब्लड वेसल्स की स्पीड कम हो गई, तो बताओ वापस नहीं जाएगा। और जब वापस नहीं जाएगा तो सीधी बात है, फिर वापस वही बात आ जाएगी कि CO2 की मात्रा जो है वो शरीर में बढ़ने लग जाएगी। और जब CO2 की मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो फिर वही कंडीशन पैदा हो जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी और एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स प्रेगनेंसी में कम होना या हाई होना, दोनों के दोनों ही महिला के लिए हानिकारक है। इसका मतलब नॉर्मल थायराइड का होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। थायराइड की वजह से ये ध्यान भी रखना कि उसको साइकिल में इरेगुलरिटीज होती है। साइकिल में इरेगुलरिटीज का मतलब ये कि या तो जल्दी आ जाएगी, लेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा ब्लड जाएगा तो शेडिंग ज्यादा होगी, कम ब्लड जाएगा तो भी शेडिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टिश्यू को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ज्यादा जा रहा है तो क्यों, प्रॉपर जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, और जब जल्दी ग्रोथ हो जाएगी तो शेडिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो साइकिल में इरेगुलरिटीज दोनों कंडीशन में देखने को मिलेगी, हाइपर हो या हाइपो हो। ठीक है, मेल में क्या इफेक्ट आएगा क्या सेक्सुअलिटी पे? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर हाइपर हुआ तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहेगा और उसकी वजह से हो सकता है कि स्पर्म जो है वो डीनेचर हो जाए या डीप्रोटीनलाइज हो जाए। दैट मींस उसका प्रोटीन टूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है वो कम पड़ जाएगी। नंबर्स नहीं, क्वालिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक्स था, ये सारे फंक्शंस हो चुके हैं आज थायराइड ग्लैंड के। अब इसके डिसऑर्डर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्लासेस पूरी देखें, कम से कम आप क्लास को पूरा देखें तो आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाएगा चीज का, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में कि ऐसा पूछा हुआ था कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उसका रेस्पिरेटरी रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो दैट मींस सीधी सी बात है, बेसल मेटाबॉलिक को चीज को याद रखो। बेसल मेटाबॉलिक इन द सेंस आपके कोई भी काम करने के लिए एक जितने भी अणु ऑफ अमाउंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। अब इसी चीज को दिमाग में बैठाना है और हर जगह लगा देना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, जेआईटी बढ़ेगा, सीएनएस बढ़ेगा, सीवीएस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक्सेप्शन जीआईटी के सिक्रीशन भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या चीज घटेगी, स्लीप घटेगी। ठीक है, स्लीप का ध्यान रखना, स्लीप घटेगी, वेट घटेगा, आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और एक साइकिल की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।